Alaikum everyone. I hope you all are doing absolutely fine and I hope your life is going well as well. So this is our second lecture for physics 5054 P1 past paper sessions. ठीक है. So मुझे पता है कि भाई आप बहुत सारे लोगों का P4 अच्छा नहीं हुआ था एंड दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन P1 एंड दे आर जस्ट सेइंग दैट वी विल गेट 40 आउट ऑफ 40 मेरा ग्रेड आराम से बन जाएगा. सो जस्ट टू मेक यू श्योर कि भाई अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 लेने हैं सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड वो प्रैक्टिस कहाँ से आएगी पास्ट पेपर सेशन से. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फिजिक्स 5054 वेरिएंट 11 मई जून 2023 और P1 है सो यू गॉट 1 आवर फॉर दिस पेपर. ठीक है. क्वेश्चन पेपर. अच्छा. और मज़े की बात यह है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन अ बिट डिटेल बिकॉज क्या होता है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना अगर आपको वो समझ आ जाए किस तरह करनी है तो आप उस तरह के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है. सो और भाई उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा. मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ आता है सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन उर्दू. ठीक है. ताकि आप लोगों को अच्छी तरह जो है हर किसी कॉन्सेप्ट का समझ आ जाए बिकॉज उर्दू हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है एंड हमारी मदर टंग भी है. सो जितना हम अच्छा उर्दू में समझ सकते हैं ना हम किसी और लैंग्वेज में नहीं समझ सकते. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव 1 आवर फॉर दिस क्वेश्चन पेपर. ठीक है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. अच्छा. क्वेश्चन नंबर 1. A student wishes to measure directly the circumference. अच्छा. ट्रिक याद है. ट्रिक मैंने जो लास्ट वीडियो में बताई थी कि भाई पेंसिल पकड़ लेनी है. पेंसिल पकड़ लेनी है और पेंसिल पकड़ने के बाद क्या करना है आप लोगों ने भाई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करते जाना है. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भाई करते जाने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है. ठीक है. अ स्टूडेंट विचेस टू मेजर द डायरेक्टली द सर्कमफेरेंस ऑफ अ फुटबॉल. ठीक है. व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट. हमने भाई इंस्ट्रूमेंट बताना है कि भाई मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है किस चीज़ के लिए. सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होता है फुटबॉल का सर्कमफेरेंस. अच्छा. लेट्स सपोज कि मेरे पास ये फुटबॉल है. ओके. सो जो ये लेंथ है ना ये लेंथ ये साइड लेंथ दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. हमने ये सर्कमफेरेंस फाइंड करना है. ओके. लेट्स सी अ क्लॉक. भाई हम क्या क्लॉक से सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं. नहीं भाई क्लॉक तो हमें टाइम बता दी तो पहला गलत है. अच्छा. अब मेजरिंग टेप ओनली. मेजरिंग टेप से क्योंकि मेजरिंग टेप फ्लेक्सिबल होती है हम उसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं. तो क्या मैं उसको राउंड मोड़ के मतलब एडजस्ट करके सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकता हूँ. सर्कमफेरेंस ये डायमीटर होता है. ठीक है. ये होता है सर्कमफेरेंस. सो हाँ भाई मैं मेजरिंग टेप से आराम से इसके गिर्द जो है ना इसको लपेट के मतलब राउंड करके जो है ना आराम से सर्कमफेरेंस निकाल सकता हूँ. सो जो आंसर हमारे पास है बी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या है. अ माइक्रोमीटर. अच्छा. माइक्रोमीटर जो है वो एक फुटबॉल का कभी भी नहीं निकाल सकता है सर्कमफेरेंस. पहली बात वो डायमीटर मेजर करता है और दूसरी बात वो लेंस मेजर करता है जो कि मिलीमीटर्स में होती है. ठीक है. वो लेंस मेजर करता है जो कि मिलीमीटर्स में होती है इसलिए ये भी गलत है. अच्छा. रूलर. रूलर सिर्फ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने में हेल्प करता है तो वो डायमीटर वो सर्कमफेरेंस मेजर नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which equation contains two vector quantities? Now, the key point is vector quantities. ठीक है. Now, vector quantities are those quantities which consist of डायरेक्शन as well. जिसके अंदर डायरेक्शन होती है. अब पूरी इक्वेशन की बात की है. क्वेश्चन गौर से समझना कि कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज दी गई हैं मतलब दो ऐसी क्वांटिटीज दी गई हैं जिनके अंदर डायरेक्शन होती है. तो वी नो पहला देखते हैं ए. अच्छा भाई ए में हमारे पास सबसे पहले गिवन है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. यस भाई है. ओके. चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी है. हाँ वेलोसिटी भी है. टाइम नहीं टाइम नहीं है. कितनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं एक दो. तो क्या ए हमारा सही आंसर है. अच्छा. दो वेक्टर क्वांटिटीज सही हैं और दो ही हैं हमारे पास तो प्रोबेबली भाई ए सही आंसर है. ठीक है. बी देखते हैं. अच्छा भाई एवरेज स्पीड. क्या एवरेज स्पीड है. नहीं. स्पीड क्या है स्केलर. डिस्टेंस क्या है स्केलर. टाइम क्या है स्केलर. कोई वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं. गलत है. डेंसिटी वेक्टर नहीं है. मास वेक्टर नहीं है. वॉल्यूम वेक्टर नहीं है. गलत है. वॉल्यूम वेक्टर नहीं है. लेंथ वेक्टर नहीं है. विड्थ वेक्टर नहीं है. हाइट भी वेक्टर नहीं है ना. हाइट लेंथ में आ जाती है. तो इसलिए हमारा आंसर ए है. आई होप इट मेक सेंस. अच्छा. अब भाई ये क्वेश्चन आ गया. मैं बार बार कहूँगा कि भाई इसको जो है ना करके देख लेना. तुक्के मत मारना क्योंकि कभी कभी फंस जाते होते हो ना.
हाईलाइट करेंगे पहले फोर्स ऑफ 6 न्यूटन्स, एंड फोर्स ऑफ 8 न्यूटन्स एक्ट्स एज शोन। अब भाई देखना गौर से, फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर है। एंड व्हेन एवर वी हैव परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो हम एक मेथड यूज करते हैं, एंड दैट मेथड इज हेड टू टेल मेथड। अब उसका तरीका क्या है सुनना जरा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड के एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलर थोड़ा सा जो विजिबल हो ब्लू में भी सही रहेगा, ठीक है। ओके, थोड़ी सी विथ भी सही कर लेता हूँ। ओके नाउ जैसे वाले, अच्छा मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भाई वेक्टर्स को जो है ना, सॉरी, इन वेक्टर्स को जो है ना सेपरेटली निकाल लेना, सेपरेटली निकाल के अलग कर लेना। मैं मार्क भी कर देता हूँ, दिस इज 6 न्यूटन वाला, 6 न्यूटन वाला, एंड दिस इज 8 न्यूटन वाला। ओके, अब मेरे पास तो ये फीचर है, लेकिन आप स्केल से भी कर सकते हो, कोई मुश्किल की बात है ही नहीं। इन दोनों वेक्टर्स को निकाल के सेपरेट कर लेना भाई, और याद रखना सेपरेट करते हुए जो इनकी टिप्स है ना, ये की पॉइंट है, इनकी टिप्स जो हैं वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, इनकी टिप्स वैसी की वैसी रहें। ये टिप्स है ना, ये टिप्स की पॉइंट है, ये वैसी की वैसी रहें, ज़रा भी चेंज होनी चाहिए। अच्छा अब करना क्या, फर्स्ट मेथड कि भाई इन दोनों में से कोई भी वेक्टर चूज़ कर लो, चाहे वेक्टर 1 चूज़ कर लो, चाहे इसको चूज़ कर लो, जो मर्जी चूज़ कर लो। अच्छा मैं पहले ये वाला वेक्टर चूज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ रखा। अच्छा अब करना क्या है, अब करना ये है कि भाई दूसरे वेक्टर को उठा लो, दूसरे वेक्टर को उठा लो, और इस वेक्टर को पहले की टिप से स्टार्ट कर दो भाई, इस तरह, इस तरह स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके अब क्या करना है, अब ऐसा करो कि भाई पहले सुनना, गौर से सुनना, पहला स्टेप क्या था, दोनों वेक्टर्स को अलग कर लो। दूसरा स्टेप क्या था कि भाई कोई भी वाला वेक्टर ले लो और दूसरे वेक्टर को उसकी टिप से स्टार्ट करो। मैंने पहले वेक्टर 8 वाला लिया और मैंने उसको दूसरे वाले को उसकी टिप से स्टार्ट किया। लास्ट स्टेप क्या है कि भाई अपने रिजल्टेंट वेक्टर को, जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक। अच्छा अब मुझे बताओ आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन, इजी है ना। अब देखते हैं भाई कौन सी बता रही है। अच्छा अब ये देखो, बिल्कुल यही डायरेक्शन है ना, ए है ना, ऐसे ही ना, देखो सेम लग रहा है ना, देखना जरा अभी, ये देखो कितना सेम सेम है, ये एरो देखो, ये एरो देखो, सेम है ना। अच्छा बी देखते हैं, बी में क्या है, हमारा वक्र उल्टा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे उल्टा जा रहा है ना। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, सॉरी ए, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a speed time graph for the journey of a car is shown। speed time graph of a car, एक कार का स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। अब स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, गौर से देखना, स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पहले गाड़ी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। गाड़ी की स्पीड जो है, गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि गाड़ी की स्पीड जो है वो पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स दैट गाड़ी की स्पीड क्या है, गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होगी, गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होगी, पहले इंक्रीज कर रही थी फिर कांस्टेंट होगी। नाउ दिस स्टेट्स दैट व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द सेम जर्नी, ठीक है। हमने बताना है कि भाई कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पहले गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है और फिर कांस्टेंट होगी, पहले गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर रही है फिर कांस्टेंट होगी। अच्छा पहले में देखिए, पहले में भाई देखिए ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो रही है ना। पहला देखिए ये ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज हो रही है, हालांकि पहले तो इंक्रीज होनी चाहिए ना। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ये गलत है, ये तो क्रॉस है भाई, ये तो गलत है। अब बी कह रहा है कि भाई पहले गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है इस तरह और फिर सीधी चली जाती है। क्या मतलब कि भाई पहले गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या होता है भाई गाड़ी की स्पीड बिल्कुल सीधी हो जाती है, सीधी, है ना। अच्छा अब ये हम सबको पता है कि भाई जो स्ट्रेट स्लोपी लाइन होती है, स्ट्रेट स्लोपी लाइन इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट स्पीड इज कांस्टेंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड कांस्टेंट है ना, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई स्पीड जो है इंक्रीजिंग है, ऐसे ही ना, पहले स्पीड इंक्रीज हो रही थी, पहले इंक्रीज हो रही थी,
पहले इंक्रीज हो रही थी फिर कॉन्स्टेंट होगी, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रही है फिर कॉन्स्टेंट होगी। तो क्या आंसर बी नहीं है? श्योर, आंसर हमारा इसका भी बी है, लेकिन हम सारे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले डिक्रीजिंग आ रही है, नहीं भाई गलत है, गलत। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं भाई पहले, हाँ पहले इंक्रीज तो आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द कार इज स्टेशनरी। इट रिप्रेजेंट्स कि गाड़ी जो है वो स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रही, हालांकि हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। आई होप सो इट मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने ख्याल से क्वेश्चन मिस कर दिया, हाँ शुक्र। ओके, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, हाँ अभी मुश्किल क्वेश्चन आ गया, और से देखना, बार बार कह रहा हूँ कि हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट नहीं पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। ओके, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज 9.8, अब स्पेसिफाई किया हुआ है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स इज 3.7। द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ and the weight of an object on same on Mars is 25 न्यूटन। अब उसका मैथ क्या है? अच्छा मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया कि भाई अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 है और मार्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 3.7 है। अब वो कह रहे हैं लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको अर्थ पे ले गया, ठीक है, अर्थ पे था, मैं उसको अर्थ से मास पे ले गया, और जो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पे जो डिफरेंस आया ना वो 27 था, सॉरी 25 था। अच्छा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, जस्ट फोकस योर हियर, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि भाई वेट, वेट ऑन अर्थ माइनस, सॉरी बहुत ज़्यादा आई गेस, वेट ऑन अर्थ माइनस द वेट ऑन मार्स गिव्स अस 25 न्यूटन्स। ऐसे ही ना, जब हम एक ऑब्जेक्ट को बड़े वो जगह जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ से उस जगह पे ले गए जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है, तो ये हमारे पास आया उसकी फोर्स में चेंज, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज आया वो 25 न्यूटन था। हमने बताना इसका मैथ क्या था। अच्छा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि भाई एम जी अर्थ का, मतलब एम जी ना वेट का फॉर्मूला होता है एम जी माइनस एम जी ऑफ मैस मार्स विल गिव अस 25 न्यूटन। अब दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मेरे पास है, लगा दो। अर्थ की क्या है, m मल्टीप्लाई बाई 9.8 है ना, और माइनस मेरे पास आ गया m मल्टीप्लाई बाई मार्स का क्या है हमारे पास, मार्स का हमारे पास है 3.7, 3.7 है, ठीक है 3.7 है, 3.7, 3.7 ठीक है, विल गिव अस 25 न्यूटन। अब सोल्व करो भाई, 9.8 राइट एंड माइनस 3.7 m, दोनों तरफ m आएगा, ये गिव अस 25 न्यूटन। बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने सोल्व करो, इसको सोल्व करते जाओ, यहाँ पे बस आ जाएगा अच्छा जस्ट लेट मी गेट माई कैलकुलेटर बिकॉज मैं कल की तरह आज पे कैलकुलेट चलाना भूल गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कैलकुलेटर लेके आया, ठीक है जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है सो 9.8 माइनस 3.7 वी गेट 6.1, ठीक है, तो मैं कह दूंगा 6.1 m इज इक्वल टू 25 न्यूटन्स। अच्छा सो अभी जो 6.1 है यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, है ना। मैं कैन वी सेट लाइक दिस दैट m इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 6.1 विल गिव अस मैथ। सोल्व करो, मैथ आ जाएगा, सोल्व करो। 25 डिवाइड बाय 6.1 gives us 4.000 आया, लेकिन मैं कहता हूँ 4 सॉरी मैं तो लिखता हूँ जाकर, इसे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, सेकेंड सॉन्ग 4
राइट 0.09। मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो हो जाएगा 4.1 हमारा आंसर आ रहा है। लेट मी सी, हाँ तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस घबराना नहीं है, ठीक है, बस सोच समझ के करना है, इंशाल्लाह हर क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। ओके नाउ अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल क्यूब। एक सॉलिड मेटल क्यूब है, सुनना, एक सॉलिड मेटल क्यूब है, somewhat like this, let me make it for you guys। okay, ये मैं ऐसे कॉपी करता हूँ कि सो स्क्वायर बनेगा इस तरह से। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस। इस तरह से क्यूब बन गया। ठीक है, मेटल क्यूब बन गया। तो जो सेइंग कि भाई हमने ना इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। हमें मैस चाहिए और क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, मैस के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए होगा, है ना, हाँ बैलेंस चाहिए होगा, बैलेंस चाहिए होगा। लेकिन भाई फोर्स मीटर का क्या करेंगे, हमने फोर्स ना फाइंड करनी है, हमें वॉल्यूम चाहिए। तो पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है बैलेंस एंड रूलर। अच्छा, बैलेंस से तो मैं मेजर कर लूँगा कि भाई इसका वेट क्या है ना, मैस क्या है। और रूलर से मैं इसकी ये लेंस मेजर कर सकता हूँ, ये लेंस मेजर कर सकता हूँ, ये लेंस मेजर कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि रेगुलर ऑब्जेक्ट है ना, रेगुलर ऑब्जेक्ट की रूलर से लेंस मेजर कर सकते हैं ना, क्यूब की खास तौर पर। हम एक लेंस मेजर करेंगे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि एल होता है क्यूब के लिए ना। सो रूलर से मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो क्या ये सही आंसर होगा? ऑफ कोर्स हमारे पास जो बी है वो इस वक्त करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइक्रोमीटर बेसिकली जो है ना वो इतने बड़े क्यूब की लेंथ नहीं दे सकता, वो सिर्फ डायमीटर बता सकता है ना। और माइक्रोमीटर जो है वो मिलीमीटर्स में आंसर करता है। और रूलर और मेजरिंग सिलेंडर, अच्छा दोनों वॉल्यूम के लिए आ गए है ना। तो मेजरिंग सिलेंडर का हम क्या करेंगे जब हमारे पास रूलर है तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। The diagram shows the only two horizontal forces acting on a trolley that is accelerating। अच्छा जी, टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। और ट्रॉली पे एक्ट कर रही है जो कि एक्सेलरेट कर रही है। ट्रॉली इज एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेशन भी गिवन है ना। एंड हमें पता है कि भाई जब भी हमारे पास पैरेलल फोर्सेस होती हैं या तो हम ऐड करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो ऐड करते हैं, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, एक इस तरफ जा रही 6 न्यूटन की एंड एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही 3.6 न्यूटन की। सो याद रखिएगा, हम पहले इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। बिगर वैल्यू 6 माइनस वन वैल्यू इज 3.6 और दिस इज 2.4। और 2.4 जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो बेसिकली होगा जहाँ पे ज़्यादा बड़ी फोर्स है ना। तो इधर होगा 2.4 न्यूटन, 2.4 न्यूटन। ठीक है, ये मैं बस आ गई रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ द ट्रॉली। मास, लेट मी हाईलाइटेड मास। ठीक है, अच्छा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है और हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, क्या हम मास फाइंड कर सकते हैं? ओके सो लेट्स सी। हमें पता है कि भाई फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। फोर्स है 2.4 और मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.12, 0.12 है। ठीक है, हमने मैथ फाइंड करना है, हम m को सब्जेक्ट बनाएंगे। 2.4 डिवाइडेड बाय 0.12 विल गिव अस आवर मास। एंड हमारा मास आ रहा है 2.4 डिवाइडेड बाय 0.12 गिव्स अस 20। हमारा मास आ रहा है m इज इक्वल्स टू 20, m इज इक्वल्स टू 20। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? आंसर आ रहा है सी। सी इज आवर करेक्ट आंसर, सॉरी फॉर दैट। इधर क्या, so C is the correct answer for this question. Next question. A spring is stretched to different lengths by a variable force। ठीक है, पहले कि हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है
डिफरेंट लेंथ तक, और जो फोर्स है वो वेरिएबल है। इसका मतलब क्या, फोर्स इज चेंजिंग, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, हम फोर्स को चेंज कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि भाई उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। अच्छा, नाउ द ग्राफ शोज हाउ द साइज ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ टू व्हिच द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। अब भाई ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये जगह, दिस रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कि भाई उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, जो कि हमें नज़र आ रही है इस वक्त, जो कि हमारे पास है। लेट मी यूज एन अनदर रिंग, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ एक कलर यूज़ कर करके तो दोनों ग्रीन नहीं हो सकते हैं। लेट चूज पिंक, ठीक है, ओके। सो ये हमें पता चल रहा है कि भाई 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, यस, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, ओके। सो अब वो कह रहे हैं व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, हमें पता है कि भाई F इज इक्वल्स टू के एक्स, है ना, जिसमें जो F है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ये X रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन को, सॉरी, एक्सटेंशन को, और जो K है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, K कांस्टेंट को। एंड हमने ये K फाइंड करना है, ठीक है। अब हम कोई भी फोर्स निकाल लेते हैं, एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। सो फोर्स, मैं फोर्स 4 ले लेता हूँ, मैं 4 ले लेता हूँ। तो देखिए फोर्स 4 पे हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट 20, थोड़ा गलत हो गया, ऑलमोस्ट 20 है, 20 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने के फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हमारे पास ये होगा कि भाई एफ ओवर एक्स विल गिव अस के। अच्छा मुझे बताओ कि मैं इसमें एफ और एक्स क्या लूँगा, क्या मैं F4 लूँगा और X20 लूँगा, क्या मैं 4 लूँगा और 20 लूँगा, नहीं, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, इसमें से ओरिजिनल लेंथ को मैं माइनस कर दूंगा, तो इसको मैं 10 लूँगा, क्योंकि 10 तो ओरिजिनल लेंथ है ना, मैं 20 में से 10 माइनस कर दूंगा एक्सटेंशन निकालने के लिए, तो 4/10, है ना। जब वैल्यूज बोले ना इसमें आपको आसानी हो, ठीक है, 4/10 विल गिव अस के, विच इज के इज इक्वल टू 0.4, ये हमारा करेक्ट आंसर है बी। अच्छा सही हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन ना समझ आए बिला झिझक कमेंट बॉक्स में आके बता दिया करो, ठीक है। और मेरे पास जनरल ग्रुप्स बने हुए हैं OA लेवल्स के लिए, अगर आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे हैं जो कि यूट्यूब से पढ़े होते हैं लेकिन उनके पास ग्रुप्स नहीं होते वो लेवल्स के, वो काफ़ी ढूंढ रहे होते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे बस आपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, ओके। सो यूनिफॉर्म, भाई हाईलाइट करना मत भूलना, हाईलाइट नहीं कर सकते हो, मुझे पता है पेपर में मुझे भी अलाउ नहीं था, अंडरलाइन कर देना। अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है कि भाई इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम मतलब बिल्कुल, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बीम है, ठीक है, राइट हैंड एंड पे पिवट हुई भी है, दैट, ओके। सो तो टैप हो जाता है गलती से ना, चलो। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये बीम है हमारे पास, सॉरी, अच्छा अब वो कह रहे हैं पिवट हुई है, ये पिवट है, मतलब इसको ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे होता नहीं, दरवाजे का हैंडल होता है। अच्छा भाई इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या है कि भाई डाउनवर्ड फोर्सेस एंड अपवर्ड फोर्सेस का मतलब है कि भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो सारे क्या हैं, बैलेंस्ड है। क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने वेट बताना है, वही भाई हम प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट स्टेट दैट क्लॉकवाइज मूवमेंट, that if an object is in equilibrium then clockwise movement must be equal to anti clockwise movement। अच्छा clockwise movement क्या है निकालते हैं, मूवमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, है ना, 60। अब कुछ बच्चे लेंगे 20, फंस जाएंगे भाई, टोटल डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिस इज 50, है ना, 60 मल्टीप्लाई बाय 50, दिस इज
60 multiplied by 50, sorry for that, 50 is equals to f मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितना है वेट का, डिस्टेंस है 30, ये डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस ये देखो, ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस लेना है, ठीक है, ये वेट है, दिस इज 30। अच्छा भाई, अब हमने निकालना है एफ, एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 30 विल गिव अस एफ, कैलकुलेटर में डालो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर अलाउड है तो अपने पास जो मत मारना, कैलकुलेटर को यूज कर लेना, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 30 विल गिव अस 100, 100 न्यूटन आंसर आ रहा है, 100 न्यूटन आंसर आ रहा है, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि सही तरह नजर आ जाए, 100 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, okay, a constant friction force acts on a moving body, a constant friction force acts on a moving body for a short amount of time, causing the momentum of the object to decrease। अब मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या, मोमेंटम में चेंज है, which expression is used to calculate the time for which the force acts। okay, ये क्वेश्चन थोड़ा दिलचस्प है, मुझे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि भाई चेंज इन मोमेंटम, सॉरी बहुत, मोमेंटम ओवर guys, just give me a second, I'm just coming in a minute, ठीक है, just give me a second। ओके सॉरी फॉर दैट, इशू हो गया था। ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके ओके सो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा था ना कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये दोनों इक्वेशंस हमें क्या देती हैं, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमें चेंज इन मोमेंटम देती है ना, मोमेंटम इज इक्वल्स टू दिस, दोनों इक्वेशन सेम है। अगर हमने टाइम निकालना तो हाउ विल कैलकुलेट दिस, ठीक है, हम करेंगे कि भाई सिंपल, हम करेंगे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ओवर फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड होगा, है ना, इज इक्वल्स टू टाइम। तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन दे रही है। सो पहली इक्वेशन है ना, चेंज इन मोमेंटम ओवर फोर्स, है ना, सो ए इज द करेक्ट आंसर, हमें टाइम दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके सो अ लार्ज स्टोन, बहुत बड़ा स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन, ठीक है, अ लार्ज स्टोन इज रोल्ड ऑन टू अ लॉरी यूजिंग अ रैम्प। ये रैम्प यूज़ किया हमने इस बॉक्स को ऊपर पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द रैम्प इज एल सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड द हाइट इज एच, हाइट जो है वो एच है, हाइट क्या है, हाइट एच है। द मैस क्या है, स्टोन का जो मैस है वो एम है, और वेट डब्ल्यू है, वेट डब्ल्यू, ठीक है। अब वो कहने विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क डन ऑन द स्टोन। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो एक मिस्टेक करेंगे, कॉमन मिस्टेक, कि वो डिस्टेंस ये एल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल ये एल लेंगे। भाई हमें कोई फोर्स गिवन नहीं है, यू नो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हमें डिस्टेंस गिवन है लेकिन हमें कोई फोर्स नहीं बताई जो किस डायरेक्शन में आ गई है, तो हम ये लेंथ वगैरह नहीं लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताई थी कि भाई चेंज लाइक वर्क डन इज इक्वल्स टू, मैं बताया था ना, वर्क डन, सॉरी, वर्क डन
वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी ट्रांसफर, है ना, एनर्जी ट्रांसफर, ऐसे ही ना, वर्क डन इज इक्वल एनर्जी ट्रांसफर। सो एंड वी नो, उन्होंने कहा कि भाई देखना जरा गौर से देखना, देखना जरा, व्हाट इज द यूजफुल वर्क डन, मतलब कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं, यूजफुल वर्क डन बताना है। एंड हम क्या यहाँ पे कोई एनर्जी चेंज देख सकते हैं, क्या हम यहाँ पे कोई एनर्जी चेंज देख सकते हैं? जी भाई, इस बॉल को हम एक हाइट पे लेके गए, है ना, तो इसे जीपीई गेन की। अब जो जीपीई होगी ना, वही हमारा यूजफुल वर्क डन होगा, क्योंकि हमें ये एल के साथ कोई डिस्टेंस नहीं गिवन, अगर डिस्टेंस गिवन होता तो ये वर्क डन होता हमारा, सही है। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी एक एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, है ना, एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल्स टू वर्क डन। एंड एनर्जी यहाँ किस में ट्रांसफर हो रही है, जीपीई में, जीपी इज इक्वल टू एम जी एच। अच्छा, मैं एम जी को वेट लिख दूं, क्या होगा, एम जी इज इक्वल टू वेट, राइट। अगर मैं यहाँ पे वेट लिख दूं, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो क्या सेम आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स सी, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये देखो भाई, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, आंसर मिल गया सक्सेसफुली। थोड़ा सा और से लिखना, वैसे भी कॉमन सेंस है, हमें डिस्टेंस गिवन ही हुआ, हमें डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो क्यों बार बार टेम्परेचर है, सो ओके। सो अच्छा, हमें इस लेंथ का कोई भी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ कोई भी फोर्स नहीं गिवन है जो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए हमने ये लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम शो द बर्निंग कैंडल, कैंडल जो है गौर से देख लेना, कैंडल इज बर्निंग, बर्न कर रही, कैंडल इज बर्न। नाउ द क्वेश्चन सेज व्हिच एनर्जी स्टोर इज एनर्जी स्टोर इज एसोसिएटेड विद बर्निंग कैंडल, कैंडल बर्न करिए, जो भी चीज़ बर्न कर रही होती है हमें पता है उसके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी, जो भी चीज़ बर्न कर रही होती है उसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी। इसका सिंपल आंसर है, इजीएस्ट एमसीक्यू जो भी तक आ चुका है, केमिकल एनर्जी। इसके लिए कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल की बात है ही नहीं है। एंड अफ्रीकन एलिफेंट, चलो भाई हमारे सिलेबस में अफ्रीकन एलिफेंट भी आ गया है, ठीक है। सो भाई अफ्रीका कहाँ थी, अफ्रीकन एलिफेंट जो इतने बड़े होते हैं, इनके इतने बड़े सींग होते हैं ना, अफ्रीकन एलिफेंट एज मैच 6000 kg भाई, इनको डाइट करनी चाहिए, सही बात है। एंड ईच ऑफ इट्स 4 फीट, उसके 4 पाँव होते हैं ना, एक का, ईच ईच, मैं ना इसको खास हाईलाइट करता हूँ खास कलर से, ताकि सब लोग गौर से देखें। किससे करूँ, किससे करूँ, किससे करूँ, ब्लू से करता हूँ, ठीक है। ईच ऑफ इट्स 4 फीट हैज एन एरिया ऑफ 0.20 मीटर स्क्वायर, के भाई एक का, ठीक है, एक पाउंड का जो एरिया है ना वो ये है, एक पाउंड का एरिया ये है। व्हाट इज द एवरेज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या है भाई, हमें यहाँ पे देख लो गौर से, हमें मैस दिया हुआ है, हमें वेट दिया हुआ है, एंड हमें कहा है व्हाट इज द एवरेज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, राइट। फोर्स गिवन है, हम सिंपली मैस को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, और एरिया जो है ना ये एक पाउंड का है, एल के 4 पाउंड है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 को 4 से। सो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, लेट मी शो यू गाइस, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, राइट, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब एरिया क्या है हमारे पास, फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स है 6000 मल्टीप्लाई बाय 9.4, है ना, और एरिया क्या है 0.20, तो मल्टीप्लाई बाय 4। नो जस्ट चेक आउट क्या आंसर आ रहा है, सही है, तो कैलकुलेटर में डाल दो सीधा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 9.4 ओवर, नहीं 9.4 नहीं, सॉरी 9.8 है, बहुत सॉरी, ठीक है 9.8 है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव अस 7373,500, दिस इज 8, ठीक है।
तो हमारे पास आ रहा है 7350, 73,500, सॉरी। इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर पे मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा 74,000। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ ये देखो 74 किलो पैस्कल्स, किलो रिप्रेजेंट्स थाउजेंड, किलो थाउजेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किलो रिप्रेजेंट्स 1000। ओके, नाउ विच शो डिस्क्राइब द शेप एंड द वॉल्यूम। शेप, ठीक है, याद रखना, शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा। अब लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो फिक्स होते हैं? अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई, सोचेंगे फिक्स होते हैं। आप से ग्लास में लो, ग्लास से जग में डालो, जग से बोतल में डालो, बोतल से कैन में डालो, जिस मर्जी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सेम टेम्परेचर पे हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मीनवाइल उसकी शेप कांस्टेंट फिक्स नहीं होती है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? शेप इज नॉट फिक्स, ठीक है, शेप फिक्स नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होते हैं। सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सो इट मेक्स सेंस। ओके, नाउ which row shows how the forces and distance between the particles in a solid generally compared with the forces and distance in a liquid। अच्छा, सॉलिड में जो होते हैं ना, हमें पता है कि पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं भाई? जो दो मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है ना, उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो स्ट्रॉन्गर होती है। सो फोर्स तो स्ट्रॉन्गर होगी, और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स भाई बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं ना, क्योंकि देखो लिक्विड में थोड़ी बहुत स्पेस होती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास गुजर सकते हैं स्लाइड करके, लेकिन सॉलिड में सिवाय वाइब्रेट के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो डिस्टेंस कम होता है लेकिन फोर्सेस ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ज़्यादा होती है। सो दिस इज बी आंसर, बी इज द आंसर, है ना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई अगर 1 घंटे से ऊपर वीडियो चली जाती है ना, तो पहले 3 घंटे लगते हैं वीडियो को अपलोड होने में कैपकट से, उसके बाद यूट्यूब पे जाके 1 घंटा लगता है अपलोड होने में। ठीक है, उसके लिए मैं अपना मोबाइल बिल्कुल बंद नहीं कर सकता हूँ, मुझे वहीं रखना पड़ता है। ठीक है, एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहिए लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो कि यूज़ होती है भाई, जो कि यूज़ होती है किस चीज़ के लिए भाई, यूटिलाइज की जाती है स्टेट चेंज करने में, राइट। वो हीट जो कि स्टेट चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, तो हीट रिक्वायर्ड होती है। लेटेंट हीट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड चेंज द स्टेट। वो एनर्जी जो कि एक स्टेट चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उससे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अ कोल्ड सॉलिड इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हॉट लिक्विड। अच्छा भाई, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। डिफिकल्ट आपको लगता है, ऐसा है नहीं है। ये हमारे पास कोल्ड है, और हॉट के लिए मैं रेड ले लेता हूँ। ये हमारे पास हॉट है, हॉट बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख पे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। दिस इज हॉट एंड दिस इज, इसको ब्लू से कर देते हैं, कोल्ड। फिर रोशनी पे आ देते हैं, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, हॉट सॉलिड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं भाई थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट सॉलिड। हॉट सॉलिड से थर्मल एनर्जी कहाँ गई है? कोल्ड वन पे। क्या मतलब भाई, एनर्जी यहाँ से यहाँ पे गई है, एनर्जी हॉट से कोल्ड पे गई है। और कैसे जाएगी मुझे बताओ, एनर्जी कैसे जाएगी? ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं और सॉलिड्स हैं, कैसे जाएगी? कंडक्शन। कैसे जाएगी? कंडक्शन के जरिए जाएगी। ठीक है, कंडक्शन से, कंडक्शन। नाउ अब लेट्स जस्ट रीड द पार्ट्स। ओके, पार्ट ए कहता है कि भाई a hot solid expands so its particles will move further apart। कैसा होगा? कैसा होगा? हॉट सॉलिड है, उसके ऊपर कोल्ड सॉलिड रखा है। अब वो ठंडा होने के बाद ये गर्म थोड़ी ना होगा। अगर ये हॉट सॉलिड और गर्म होता है तो पार्टिकल एक्सपैंड होंगे, एक दूसरे से मूव, मतलब फार मूव कर जाएंगे। लेकिन भाई वो कह रहे हैं कि भाई हमने कोल्ड रखा है, कोल्ड, कोल्ड पार्टिकल, कोल्ड सॉलिड रखा है, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ना, सही है। तो पहला तो गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है कि भाई पार्ट बी कह रहे हैं एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में होता ये है कि भाई एनर्जी जो है बेसिकली वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाती है कंडक्शन के जरिए, है ना। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाती है ना। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। ए जो है बेसिकली ए जो है वो बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा। तो कैसे ही हो रहा है, बिल्कुल, है ना। एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जा रही है, कंडक्शन में ही होता है ना। तो करेक्ट आंसर बी होगा, लेकिन मैं आपको सारे समझाऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस में ताकि कोई भी मिसक्लैरिटी ना रह जाए। हीट ऑलवेज राइजेस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्शन हो रही है। मोलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव रैंडमली थ्रू द सॉलिड्स। क्या जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर वो रैंडमली मूव कर सकते हैं? नो, दे आर फिक्स्ड, दे आर टाइटली पैक्ड, दे कैन जस्ट वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं ना, उनको पकड़ के रखा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ने। अब भाई अब आ गया मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है। अ हाउस इज टू बी थर्मली इंसुलेटेड, a house is to be thermally insulated to reduce thermal energy, ठीक है, loss and reduce the fuel cost। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है which type of thermal insulation pays back the cost of installation, pays back the cost of installation in shortest time। क्या मतलब कि भाई किस इंसुलेशन ने, किस टाइप ऑफ इंसुलेशन ने हमारे पैसे पूरे किए हैं, हमारे पैसे पूरे किए हैं। अच्छा, अब पहला क्या है, लोफ्ट इंसुलेशन। लोफ्ट इंसुलेशन क्या कहता है कि भाई हमने इंस्टॉल करने के लिए कितनी कॉस्ट लगाई, हमने लगाई $300 ना। $300 लगाया और हमें क्या हुआ, एनर्जी कॉस्ट सेविंग कितनी हुई एक ईयर में, $300। $300 लगाए, ओके सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी, ओके किधर गया, पीछे आ गया मतलब थोड़ा। सो हमने $300 लगाए और साल बाद में $300 बच गए, है ना, बच गए ना। अब कैविटी वॉल इंसुलेशन, अब कैविटी वॉल इंसुलेशन में हमने $700 लगाए, ओके सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। बस मोबाइल पे है सो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती रहती है। सो हमने $700 लगाए और हमें 200 बचे, सिर्फ एक ईयर में $200 बचे। अब हमने ड्राफ्ट प्रूफिंग आई कि भाई ड्राफ्ट आएगा तो प्रूफिंग के लिए हमने कुछ किया, हमने $100 लगाए और हमें एक साल में $30 बचे। डबल ग्लेजिंग के लिए हमने $7,000 लगाए और सिर्फ $400 बचे। अबे किसने पैसे बचाए हमारे, किसने पैसे पूरे किए, आपको देख लो। $300 लगाए और $300 वापस मिल भी गए, सबका 1 ईयर है, ठीक है। सो कम से कम टाइम में भाई लोफ्ट इंसुलेशन ने $300 लगाए और $300 हमें वापस मिल गए, मतलब हमारे पैसे पूरे हो गए, कहते हैं ना हमारे हमारे पैसे पूरे हो गए। सो दैट्स वाई कौन सा था, लॉ ऑफ इंसुलेशन, डी करेक्ट आंसर है। ये ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा ना इको का आ गया था बिजनेस वालों बच्चों का, ओके बिजनेस आना शुरू होगी भाई। The diagram shows two divergent rays, ठीक है। A light from an object O, O ऑब्जेक्ट है, कहाँ, ये ऑब्जेक्ट है O, ठीक है। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है। अब वो कह रहे हैं भाई इमेज कहाँ फॉर्म होगी, हमें पता है कि भाई इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है भाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द अदर साइड ऑफ मिरर, सेम डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस है D1 एंड दिस इज D2, these are exactly the same, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे, उसी जगह पे, सेम साइज में, हर जगह हर चीज सेम है। सो क्या आंसर होगा, बी, है ना। सेम डिस्टेंस पे, सेम जगह, मिरर के दूसरी साइड पे इमेज फॉर्म होगी। अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एट एन एंगल ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन में मैं फंसा था, मैं बता रहा हूँ, मैं भी फंसा था, आप लोग सारे फंसोगे, ध्यान से देख लेना। लाइट इज इंसिडेंट, लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, गौर से, लाइट इज इंसिडेंट एट अ मिरर एट एन एंगल 45, द मिरर कैन बी रोटेटेड अबाउट द एक्सिस इनटू द पेज थ्रू एक्स। हम इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको ऐसे 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 रोटेट कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं
द मिरर इज रोटेटेड अंटिल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। अभी ये ऐसे जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि भाई मिरर तब तक रोटेट होगा जब तक ये जो लाइट है ना यहाँ से होके वापस चली जाएगी ऐसे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। एंड वो रिफ्लेक्ट कब करेगी? जब हमारे पास मिरर बिल्कुल सीधा होगा, है ना, बिल्कुल जब हमारे पास कोई सीधा मिरर होगा ना इस तरह, तब लाइट जो बेसिकली इस तरह आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, है ना। सो द मिरर, ओके, थ्रू विच एंगल इज मिरर रोटेटेड, किस एंगल से रोटेट किया है। सो अभी 45 है, अगर मैं इसको 45 और रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज, सीधा हो जाएगा ना, मिरर बिल्कुल सीधा हो जाएगा और फिर जो लाइट है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ना, तो मिरर सीधा हो जाएगा और लाइट जाएगी, टकराएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगी। सो ये आंसर क्या होगा देखते हैं। हाँ, देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब कह रहे हैं भाई अ रे ऑफ लाइट is incident on a plastic bottle at an angle of incidence I. The refractive index of plastic is n. The light reflects along the plastic air boundary when it reaches its x, ठीक है। अब वो मांग क्या रहे हैं, which equation is correct। अच्छा, हमने साइन आई निकालना है, ये साइन आई निकालना है, साइन आई के, ओके। रात के 3:22 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सुबह के आप कह लो AM पे। सो दिस इज आई है और हमने आई निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। तो मुझे पता है भाई क्या है, साइन आई ओवर साइन आर, लिखा गया, सॉरी फॉर दैट। साइन आई ओवर साइन आर गिव अस एन, राइट। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है साइन आई। हम क्या करेंगे, साइन आई को क्या कर लेंगे, हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, राइट। सो साइन आई इज इक्वल्स टू, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर मल्टीप्लाई बाय एन। अब देखते हैं कहाँ मैच कर रही है हमारी इक्वेशन। सो ये देखिए ज़रा, अच्छा साइन हमें गिवन है, हम ये लगा सकते हैं 41 है, ठीक है। ये देखो ज़रा, ये सी सही आंसर है ना, क्योंकि 49 तो दूसरा है, 49 तो है ही नहीं, तो सी सही आंसर है इसका। अच्छा भाई, वाइट लाइट जो है एंटरिंग अ प्रिज्म। अब जब आपको पता है एक विजिबल लाइट जब प्रिज्म एंटर करती है तो क्या होता है, वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। उसके डिफरेंट कलर्स निकल आते हैं, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन निकल वायलेट, ठीक है, रोए की बीवी, ठीक है, होते हैं ना रोए की बीवी, मतलब रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। सो अब वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस एट एक्स एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक्स स्क्रीन। ओके, अच्छा जेड पे कौन स्ट्राइक कर रही है। तो मुझे पता है भाई यहाँ पे जो है ना, वो जो रेज है बेसिकली मेरे पास, वो क्या हो रही है, वो डिस्पर्जन हो रही है, रेज की डिस्पर्जन हो रही है। रेज जो है वो अलग अलग हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, तो भाई सबसे ऊपर वो रे होगी जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, और सबसे नीचे कौन सी होगी जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी ना, सबसे कम वेवलेंथ होगी। अब सबसे ज़्यादा किसकी, रेड की, और सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की है। तो क्या होगा भाई हमारे पास, मतलब डिस्पर्जन हो रही है और रिफ्रैक्शन भी है ना, रिफ्रैक्ट भी हो रही है। देखो ये रिफ्रैक्ट भी हो रही है, मैं दिखाता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ आप लोगों को। ये रिफ्रैक्ट भी हो रही है भाई, देखो ये नॉर्मल है, देखो इट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह आ गई, इस तरह आ गई, इस तरह होगी, पहले इस तरह जा रही थी, इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो रिफ्रैक्ट भी हो रही है। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन, और रेड लाइट होगी जेड पे, रेड इसकी सबसे ज़्यादा होगी ना वेवलेंथ, वो होगी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फुल नेम में हूँ। So which row names a region of the electromagnetic spectrum which with a wavelength longer than that of visible light। अच्छा, विजिबल लाइट में सबसे पहले रेड आता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, उससे पहले सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, उससे पहले क्या आता है, इंफ्रारेड, है ना। वेव लाइट रेड से पहले क्या आता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद क्या स्टार्ट होता है, विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट में सबसे पहले किसकी होती है, रेड की ना।
तो सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ वाला कौन सा होगा? विजिबल लाइट। और फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा होगा? अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट। सो ए सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा भाई साउंड बताना है। साउंड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में होती है भाई? गैस नहीं, अच्छा स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट, स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट, स्लोवेस्ट किस में होती है? गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो ए सही आंसर है। सबसे स्लो गैस में है, गैस में होता है 300 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। लिक्विड में कितना होता है? 1500। और सॉलिड में कितना होता है? 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है यार, मैं प्रमोशन में नहीं कर रहा, आपके पास गलती स्टेज हुए थे, सो सॉरी फॉर दैट। किस बात से मैं प्रमोशन कर रहा हूँ इनकी। नेक्स्ट क्या है? अच्छा अभी मैं बार मैग्नेट्स, वेरियस मैग्नेट्स रख दिए हैं। अब वो कह रहे हैं इन विच अरेंजमेंट डू द बार्स रिपेल। अनलाइक पोल्स रिपेल मुझे पता है, तो अनलाइक पोल्स, सॉरी, सेम पोल्स रिपेल, नोट नोट रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। रिपेल्शन की ऑप्शन देनी थी, सो डी सही आंसर है। ओके, A student used a wooden clamp and stand to hold a freely suspended the magnet. अब उसने मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई 3 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वो कह रहे हैं इन विच एक्सपेरिमेंट इज सस्पेंडेड मैग्नेट मूव, मैग्नेट मूव करेगा। बार मैग्नेट है, इसमें ट्रैक्शन होगी तो मूव करेगा, है ना। एक्सपेरिमेंट 2 में आयरन है, तब भी ट्रैक्शन होगी, मूव करेगा। एक्सपेरिमेंट 3 में स्टील बार है। स्टील जो है वो एक सॉफ्ट मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि वाकई अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जो कि जिसके अंदर अट्रैक्शन होगी लेकिन काफ़ी देर बाद होगी। तो तीनों मूव करेंगे ना, 1 2 3, है ना, 1 2 3 ये सही आंसर है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट कमिंग इन। ओके, स्टार्ट हो गया सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं, बस थोड़ा टाइम हो गया। अच्छा, in an electrostatic experiment, अच्छा देखना, in an electrostatic experiment, electrostatic का क्वेश्चन आ गया है। a plastic rod is rubbed with a cloth। ठीक है, प्लास्टिक रोड को क्लॉथ से रब किया है, क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया है। एंड कोई भी चीज़ नेगेटिवली चार्ज क्या होती है? जब भी इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, का मतलब है कि क्लॉथ जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। इलेक्ट्रॉन जो है माइनस होते हैं, इट गेन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ना। तो क्या वो क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए? क्लॉथ नेगेटिव, अगर क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो द रोड मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, राइट। करेक्ट आंसर इज बी। देख लो, क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज है, नहीं बल्कि हमने पढ़ना भी है। ठीक है, प्रोटॉन्स नहीं भाई, प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते हैं ना। ए में क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द रोड ऑन द क्लॉथ। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स रोड से क्लॉथ पे चले गए हैं ना। रोड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड क्लॉथ ने गेन किए हैं, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा भाई अब ये देखो 28, ऑब्जेक्ट एक्स इज स्टेशनरी एंड पॉजिटिवली चार्ज। एक्स पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। सो इट एक्सप्लेन्स फोर्स, अब फील्ड की वजह से इसने एक फोर्स फील की है। ठीक है, फोर्स कहाँ पे होगी? मुझे फोर्स पता है कहाँ पे होगी। फोर्स होगी इस तरफ ना, है ना, क्योंकि सारी इस तरफ है तो ये भी इस तरफ ही होगी, राइट, और इस तरफ होगी। पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो क्या हो रहा है कि भाई वाई इसको आउटवर्ड्स पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, सो वाई इतना, अब कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्स। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी एक्स की? अच्छा, टूवर्ड्स राइट, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेफ्ट वाले तो सारे गलत है, काट दो। अब सी में ए में कंफ्यूजन है। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनके जो अराउंड होता है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं, जिसकी वजह से आंसर हमारा ए बन रहा है। ठीक है, राइट पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी चार्ज पार्टिकल्स में, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, जस्ट मेक दिस श्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 7.5 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल में लगे हैं। अच्छा, जब भी बैटरीज पैरेलल में लगी उनका फ़ायदा है कि उनकी लाइफ लंबी हो जाती है, एक बंद हो जाए दूसरी चलना स्टार्ट हो जाती है, और ईएमएफ कोई वगैरह ऐड नहीं होता है। ठीक है, द बैटरी कैन सप्लाई करंट फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम। हाँ देखा, लॉन्ग टाइम तक इनकी ज़िंदगी भर जाती है, ज़िंदगियाँ भर जाती हैं इसकी। अगर पहला सही मिल जाए तो बाकी भी पढ़ लेना। ठीक है,
कैन सप्लाई EMF बिटवीन 0 नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होता है। और नहीं, EMF ऐड नहीं होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, 6 वोल्ट्स का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, ये देखो आउटपुट, ये जो आउटपुट है ये क्या है, ये आउटपुट 3 वोल्ट्स है और ये सीरीज में लगा है। सीरीज में EMF जो होता है वो लोड्स के दरमियान बांट दिया जाता है रेशोज के जरिए। अगर ये 3 वोल्ट्स है तो इसमें भी 3 वोल्ट्स एज वेल। तो क्या मतलब है, 1:1 की रेशो बन रही है हमारे पास यहाँ पे। अगर 6 वोल्ट्स हैं, इसको 3 वोल्ट्स मिल रहे हैं, इसको 3 वोल्ट्स मिल रहे हैं, तो इसको भी 3 वोल्ट्स मिल रहे होंगे ना। बचा कितना, 3 वोल्ट बचा, 3 वोल्ट मिल रहे होंगे ना। तो सीरीज में हमारे पास लोड्स के क्रॉस क्या होता है, ये वोल्ट जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके, ये रेजिस्टेंस के बेसिकली रेशोज के ऊपर, ठीक है। अगर ये 3 वोल्ट से भी 3 वोल्ट होगा, 1:1 है ना। तो अगर ऊपर वाला 10,000 ओम है तो नीचे वाला भी 10,000 ओम होगा, ठीक है। बिटवीन 0 and 10,000 ओम, मोर देन नहीं होगा, बिटवीन होगा। बिटवीन भी नहीं होगा भाई, एग्जैक्ट होगा ना। ओके, एग्जैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। नाउ creations as a consequence of wiring lamps in parallel. Parallel में consequences क्या होते हैं, if one lamp breaks the other one stays। हाँ, अगर एक बंद हो गया दूसरा जलेगा। तू कह रहा है कि भाई लैम्प, हाँ, सेपरेटली स्विच बंद ऑन कर सकते हैं। और हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हर लैम्प के अक्रॉस सेम होगा, तीनों है ना, तीनों सही है। विच इज करेक्ट भाई, तीनों सही है, तीनों। भाई बच्चा बहुत ज्यादा लाइक है लगता है, तीनों बातें सही बताई हैं उसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा, वाई एक्स वाई इज मूव डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मूव किया है, पोल द स्टेशनरी मैग्नेट इन EMF इज प्रोड्यूस व्हेनेवर, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेनेवर वी कट कट अ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज ये नॉर्थ ईस्ट साउथ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है, उसके अंदर EMF इंड्यूस, इंट्रोड्यूस नहीं, प्रोड्यूस नहीं, इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो अच्छा, विच एक्शन प्रोड्यूसेस एन EMF अक्रॉस X and Y इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा, अगर नीचे मूव कर रहे हो, इसको नीचे मूव कर रहे हो, अब इसको ऊपर मूव कर दो ना, है ना। सो मूव बोथ वायर्स एंड द मैग्नेट अपवर्ड्स एट द सेम स्पीड। हाँ, सेम स्पीड में, बिल्कुल सेम स्पीड में उसको ऊपर मूव कर दो, ये आंसर है, ठीक है। बाकी गलत है, हम इसको कुछ स्टेशनरी रखेंगे, वायर को ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे, एंड द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी। एक मिनट, आई गेस कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी ना। सॉरी, मैग्नेट को थोड़ी मूव करेंगे, हम अपनी वायर को मूव करेंगे ना। द वायर इज मूव अपवर्ड एंड द मैग्नेट इज केप्ट कांस्टेंट, है ना, ऐसे ही ना। वायर को ऊपर मूव करेंगे, मैग्नेट कांस्टेंट रहेगा। सॉरी भाई, ये लेट नाइट वीडियो बनाने की कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो अच्छा, एन AC voltage is displayed on an oscilloscope screen. The Y gain is set at 2 volts per centimeter. 2 volts per centimeter, 2 volts per centimeter। मीन लाइन बना देता हूँ, ये मीन लाइन है हमारी, ठीक है। सॉरी, बहुत गंदी बनी। ओके, सो अब वो कह रहे हैं 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई दो बॉक्सेस हैं, है ना, दो बॉक्सेस हैं, तो दो बॉक्सेस विल रिप्रेजेंट 4 वोल्ट, है ना, 4 वोल्ट। तो क्या आंसर होगा, 4 वोल्ट। बी, हमें बताना वोल्टेज कितना, तो 4 होगा ना। एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 4 वोल्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट, बस सोच रहा जल्दी कर लेते हैं। रिजल्ट ऑफ अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोस दैट, अच्छा, ये कौन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें हम बहुत ही छोटे अल्फा पार्टिकल्स को ना, न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस होता है, उसे हम गोल्ड फॉइल के ऊपर मारते हैं, एंड कभी वो बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं, कभी थोड़ा थोड़ा वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अल्फा पार्टिकल्स मारते हैं, बीटा नहीं मारते, अल्फा, बिकॉज अल्फा होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आंसर है।
एटम्स पी एंड क्यू आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स का मतलब क्या है कि भाई प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन न्यूक्लियन नंबर चेंज होगा। क्यों? न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, हर किसी में सेम होते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे सब में प्रोटॉन नंबर सेम होंगे, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। तो सी आंसर है, सेम एंड डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट। The nucleus of an atom emits an alpha particle. How do the proton number and nucleon number change? अच्छा, एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल में होता है क्या? सुन लो जरा। अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूक्लियस होता है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है? इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास टू न्यूट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई प्रोटॉन नंबर जो है ना वो डिक्रीज बाय 2 होगा। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? मैस नंबर, है ना। मैस 2 + 2 कितना हो गया? 4 मैस नंबर डिक्रीज होगा, 4 मैस डिक्रीज होगा, ठीक है। सो ये इंक्रीज वाला ना लेना, ठीक है। प्रोटॉन नंबर 2 से डिक्रीज होगा और न्यूक्लियन नंबर क्या होगा? ये 4 से डिक्रीज होगा, ठीक है। इनका 2 + 2 4 होता है। नेक्स्ट भाई आखिरी पेज, चलो। अच्छा, the diagram shows how the thickness of paper is measured during manufacture. If a sheet is to take fewer beta particles, beta particles क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कैन रीच द डिटेक्टर। अच्छा भाई, व्हाट आर बीटा पार्टिकल? अच्छा, बीटा पार्टिकल्स क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि भाई अल्फा तो भाई हम बहुत ही पतली सी शीट से भी ब्लॉक कर सकते हैं ना, वो उसके से पेनिट्रेट कर ही नहीं सकती है, पतली सी छोटी सी बड़ी सी थिंग शीट से भी रुक जाते हैं। इसलिए बीटा यूज करते हैं ताकि थोड़ी हीटिंग तो आए, है ना। बीटा थोड़ा रुकेगा लेकिन पार कर जाएगा, दैट्स व्हाई बीटा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल स्टॉप बाय द, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, a sample of a tritium has mass of 32 gram, has a half life of 12 years। इसका half life 12 years पे है। How much of the sample of tritium decays? कितना डिके कर गया, कितना हमें छोड़ के चला गया, कितना हमें छोड़ के चला गया? 36 साल बाद। कितने आते हैं हाफ ईयर्स? 3, 3 हाफ ईयर आते हैं, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ जो है वो गुजर सक जाती हैं, ठीक है। तो डिवाइड करो, ठीक है। 32 है ना, 32 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 16, 16 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? वो आता है 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 4, ठीक है। तो 4 हमारे पास बच जाएगा, तो कितना छोड़ के गया? अच्छा, कितना छोड़ के गया हमारे पास? 28, है ना। 28 ग्राम्स हमारे पास, मिलीग्राम्स हमें छोड़ के चला गया, ठीक है। ओके, इट टेक्स 27 days फॉर द मून टू ऑर्बिट अर्थ, एवरेज वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द, अच्छा रेडियस दिया हुआ है मून का, और 27 डेज लगते हैं। हमने ऑर्बिटल स्पीड बतानी है। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? ये मून है, लेट्स सपोज मैं समझा देता हूँ, ये मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, ठीक है। इसका जो ये रेडियस है ना, ये रेडियस ये दिया हुआ है हमें, और हमें कहा हुआ है कि भाई मून को यहाँ से यहाँ घूमने में कितना लगता है? घूमने में लगता है हमारे पास पूरा 27 डेज लगते हैं, ठीक है। हमने क्या बताना है कि भाई इसको ये पूरा चक्कर काटने में इसकी स्पीड क्या है? डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि भाई कितना टाइम लेता है, हमने बताना है कितना इसकी स्पीड क्या है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या लेंगे भाई? हम ये सर्कमफ्रेंस लेंगे, याद रखना ये डिस्टेंस हम लोग सर्कमफ्रेंस लेंगे, रेडियस नहीं लेंगे। 2 पाई आर, 2 पाई आर लगाओ, 2 पाई आर। मैं इसको कर देता हूँ, मैं छोटा कर दूँ, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। सॉरी क्या हो गया? छोटा हो जा भाई। हाँ हाँ, मैं छोटा, शाबाश, सही हो गया, चलो। 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है? आर ले लो भाई, आर क्या है? 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओवर 27 को पहले आवर्स में करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 24, फिर मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकंड्स में करने के लिए। आंसर देखो क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है
2 multiplied by pi multiplied by the radius 3.8 multiplied by 10 raised to power 8 और 27 multiplied by 24 multiplied by 3600 gives us 1023 टू सिग्निफिकेंट पे करो तो 1000 मीटर पर सेकंड आ रहा है 1000 मीटर पर सेकंड। देखते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। हाँ ये देखो 1000 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है, बी सही आंसर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन फाइनली, व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन स्टेबल स्टार। स्टेबल स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है फ्यूज होके क्या करती है, हीलियम बनाती है। ठीक है, तो फ्यूजन होती है सबसे पहली बात हाइड्रोजन इंटू हीलियम, फ्यूजन होती है हाइड्रोजन इंटू हीलियम। ठीक है, जो हाइड्रोजन होती है फ्यूज होके हीलियम न्यूक्लियस बनती है ना, तो स्टार स्टेबल स्टार में। दिस वाज इट। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कुछ चीज़ पे सही मतलब कहीं डिफिकल्टी होती है तो बता दिया करो। ठीक है, आई होप से समझ आई हो, बहुत डिटेल में कोशिश की है, मुश्किल को सबको समझाया है, ईजीली समझाया है। ठीक है, रात के टाइम में 4 बज रहे हैं, सुबह का टाइम बेसिकली, तो ना समझ आए हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।